Hello students, today in the organic chemistry our main objective is to study about fundamental concepts of organic reaction mechanism. First of all, what is organic reaction? Organic reaction starts with organic molecules और substrate molecules. Substrate वो molecule है जिसके ऊपर आके बाहर से कोई भी reagent अटैक करता है और अटैक जब करेगा तो उसके अंदर कुछ चेंजेस होंगे. चेंजेस होके एकदम से प्रोडक्ट नहीं बनता. पहले रिएक्शन स्टार्ट हुआ, रास्ते में इंटरमीडिएट स्टेजेस आई जिसमें कई चीज़ें बन सकती हैं, 1, 2, 3, 4. और इंटरमीडिएट स्टेज जो होती है वो थोड़े समय के लिए ही रहती है. तो थोड़े समय के बाद जैसे अटैकिंग रिएजेंट ने किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के सरफेस के ऊपर अटैक किया, उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हम सबस्ट्रेट के नाम से भी जानते हैं, तो वी गेट इंटरमीडिएट्स विच रिमेन फॉर शॉर्टर टाइम. थोड़ी देर के लिए रही और आफ्टर दैट दे आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स एंड साइड प्रोडक्ट्स. ऐसा नहीं है कि हमेशा मेन प्रोडक्ट ही बनता है, हो सकता है एक मेन प्रोडक्ट हो पर साइड प्रोडक्ट भी साथ में बनते हैं. लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वी फोकस ओनली ऑन द मेन प्रोडक्ट. हमें अगर क्वेश्चन पेपर में भी कोई क्वेश्चन आता है रिएक्शन लिखने के लिए तो वी हैव टू एंश्योर आवरसेल्फ कि हमने मेन प्रोडक्ट लिखा या नहीं. साइड प्रोडक्ट के कोई मार्क्स बोर्ड के एग्जाम में नहीं कटते हैं. तो ये सारा के रास्ते में क्या क्या बना, क्या क्या हुआ, दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. कौन से इंटरमीडिएट्स बने, फिर इंटरमीडिएट्स को क्या हुआ, कैसे किसी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से या फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, या हम कहें और सिंपल में कर दूं तो आपके लैंग्वेज के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल लिख देते हैं. हो सकता है एक रिएक्टेंट है, हो सकता है 2 हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं. और किस तरह से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए, ये कोई 1 स्टेप प्रोसेस नहीं है. ये एक स्टेप में हो सकता है पर नहीं भी हो सकता. तो रास्ते में पर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उनके रास्ते में कोई ना कोई तो इंटरमीडिएट बनेगा ही. तो वो कौन से इंटरमीडिएट बनने हैं, उनके पूरे मैकेनिज्म को, पूरे सारे अंदर के रिएक्शंस को, सारे सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को हम किस नाम से जानते हैं, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, स्टेप्स, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होता है जिनके अंदर हम इलेक्ट्रॉन मूवमेंट भी शो करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे हैं, अटैक कहां से कहां हो रहा है, बॉन्ड किसका टूट रहा है, कितने बॉन्ड टूट रहे हैं, कैसे टूट रहे हैं, कौन से न्यू बॉन्ड्स बन रहे हैं. रिएक्टेंट के जो बॉन्ड है, ओल्ड बॉन्ड्स, वो पहले टूटेंगे, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड क्लीवेज. फिर जाके बॉन्ड फॉर्म होंगे प्रोडक्ट्स के, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड फॉर्मेशन. और फिर एक रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन of reactant into products, and this whole process is called mechanism of reaction. इस mechanism of reaction को लिखने के लिए हमें बहुत सारी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए. वो कौन सी हैं, जैसे कि अटैकिंग रिएजेंट कौन कौन से हो सकते हैं. तो अटैकिंग रिएजेंट्स में भी 2 टाइप्स के हो सकते हैं मेजरली, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स. इलेक्ट्रोफाइल्स आर डिनोटेड, जनरली हम उसे E पॉजिटिव लिख देते हैं. E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोफाइल. और इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर जनरली पॉजिटिव चार्ज होता है, हमेशा नहीं, कुछ न्यूट्रल भी होते हैं, आगे हम एग्जांपल्स देखते हैं. न्यूक्लियोफाइल्स, उसे हम NO के साथ, ऊपर लोन पेयर के साथ नेगेटिव चार्ज हमने लिखा, तो ये भी पॉसिबिलिटी है हमारे पास. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 2, और ये दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है. जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं नाम से ही क्लियर है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फाइल मीन्स लव करना. तो जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज हो उन्हें हम इलेक्ट्रोफाइल्स के नाम से जानते हैं. न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूक्लियो स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियस एंड फाइल मीन्स लविंग. तो ये न्यूक्लियोफाइल्स क्या बन गए, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज. जिनको बाहर से इलेक्ट्रॉन चाहिए, इट मीन्स उनके अंदर खुद इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, डेफिशिएंसी. उनके अंदर खुद इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, इसीलिए दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर. देन
अनदर सेकेंड डिफरेंस इन न्यूक्लियोफाइल क्या है, वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। क्यों इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, क्योंकि हमने उनके ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे एक लोन पेयर बनाया। लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है जो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा, और उसी की वजह से हम कहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन रिच है। दिस इज मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। नाउ जिन चीजों के पास, जिन भी केमिकल स्पीशीज के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, ऑलवेज दे एक्ट एज लेविस एसिड्स, और जिनके पास ज्यादा होते हैं दे एक्ट एज लेविस बेसिस। लेविस एसिड्स किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, जबकि लेविस बेसिस दूसरे को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। जानेंगे अगर इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये कहां पे जाके अटैक करेंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स इनको भी मिल जाए। और ये कहां पे अटैक करते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, क्योंकि खुद इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। देखो एक डोनर है, एक जो होता है डोनेट करने वाला। कौन डोनेट कर सकता है, जिसके पास खुद ज्यादा पैसे होंगे वही एक बेगर को दे सकता है ना। तो इस तरह से ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो लेविस बेस की तरह एक्ट कर रहा है। ये एक रिच पर्सन है जो कि किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जहां पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम नजर आएगी। नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। पॉजिटिवली चार्ज में कौन से हमने एग्जांपल्स लिखे हैं, हाइड्रोजन आयन, क्लोरोनियम आयन। इसे हम जब भी क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा हम इसे क्लोरोनियम आयन के नाम से जानेंगे। देन सिमिलरली आयोडीन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, और या फिर ये न्यूट्रल स्पीशीज भी हो सकती है। न्यूट्रल स्पीशीज इसमें वो हम लेंगे जिनमें सेंट्रल एटम, जैसे कि एल्यूमिनियम क्लोराइड में सेंट्रल एटम एल्यूमिनियम है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड में बोरोन है, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट। तो ऐसे स्पीशीज जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं है, यहाँ एल्यूमिनियम इज सराउंडेड बाय ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ बोरोन इज सराउंडेड बाय ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 8 नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है सेंट्रल एटम का। तो वो सारी स्पीशीज जो कि पॉजिटिवली चार्ज हों, या बहुत सारी स्पीशीज जो न्यूट्रल भी हों, जिनमें इलेक्ट्रॉन जो अराउंड सेंट्रल एटम है वो 8 ना हो, 8 से कम हो, वो सारे इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। देन न्यूक्लियोफाइल के अंदर एग्जाम्पल्स कौन सी है, यहाँ पे भी 2 तरह के एग्जाम्पल पढ़ेंगे। वो कौन कौन सी हैं, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। नेगेटिव चार्ज वाली एग्जाम्पल्स हमारे पास स्टूडेंट्स कौन सी आती हैं, लाइक क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन। जब उसी Cl पे नेगेटिव चार्ज है तो अब हम इसे क्लोराइड आयन के नाम से जानेंगे, ब्रोमाइड आयन। और न्यूट्रल में कौन सी, जिनके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, अमोनिया, नाइट्रोजन के ऊपर 1 लोन पेयर, वाटर 2 लोन पेयर, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, इनको हम न्यूट्रल की कैटेगरी में रखेंगे, और ये नेगेटिवली चार्ज। तो ये डिफरेंस इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का पड़ा। नाउ स्टूडेंट्स वी विल फोकस ऑन फिशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। फिशन मीन्स व्हाट, फिशन मीन्स क्लीवेज, और क्लीवेज का सिंपल मतलब टूट जाना। कोई भी बॉन्ड कैसे टूटता है, हम पुराने बॉन्ड तोड़ेंगे तभी नए बॉन्ड बनेंगे। तो मैं आपको यहाँ ये बताने वाली हूँ कि पुराने बॉन्ड को किस किस रास्ते से तोड़ा जा सकता है। 2 ways are there to cleave a bond. तो दिस इज क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। एक होमोलिटिक क्लीवेज है, एक हेट्रोलिटिक क्लीवेज है। होमोलिटिक क्लीवेज इज व्हाट, होमो मीन्स दैट जो भी एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है, हमने 4th चैप्टर में पढ़ा, हर एक कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसमें 2 एटम जिनके बीच में 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है। इलेक्ट्रॉन पेयर का 1 इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट ले जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन दूसरा, यानी कि 2 एटम्स के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, और उस इलेक्ट्रॉन पेयर का 1 इलेक्ट्रॉन विल बी टेकन अवे बाय 1 एटम एंड अनदर इलेक्ट्रॉन विल बी टेकन अवे बाय अनदर एटम। इस तरह से क्या होगा, एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक ने ले लिया, दूसरे ने ले लिया। ए के ऊपर भी 1 इलेक्ट्रॉन ऑड इलेक्ट्रॉन आ गया, बी के ऊपर भी 1 ऑड इलेक्ट्रॉन आ गया। सच स्पीशीज इन केमिस्ट्री जिनके ऊपर क्या आए, डॉट्स लगा दी, ऑड इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिख दिए, हम इन्हें ऑड इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं, और टेक्निकल लैंग्वेज में दीज स्पीशीज आर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। यानी कि जब भी होमोलिटिक क्लीवेज होगी, 1 इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ चला जाएगा, और एट द एंड वी विल गेट फ्री रेडिकल्स। हमें इंटरमीडिएट्स कौन से मिलेंगे, फ्री रेडिकल्स।
बॉन्ड जब भी टूटता है तो पहले इंटरमीडिएट्स बनने हैं, हमने पहले ही ऑलरेडी पढ़ा है अभी, और वो इंटरमीडिएट्स यहाँ पर फ्री रेडिकल्स बन सकते हैं जब भी होमोलिटिक क्लीवेज करेंगे। ये जो होमोलिटिक क्लीवेज है उसके लिए कंडीशन क्या है कि दिस बॉन्ड शुड बी नॉन पोलर। अगेन 4th चैप्टर में हमने 2 तरह के कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स पढ़े थे, 2 तरह के कोवेलेंट बॉन्ड्स पढ़े थे, एक पोलर एक नॉन पोलर। ये नॉन पोलर क्यों है? क्योंकि दोनों, हम ए और बी की बात करते हैं तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम सेम एज्यूम करके चलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। तो फिर अगर दोनों का एक जैसा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तभी एक इलेक्ट्रॉन उधर गया, एक इलेक्ट्रॉन उधर गया। सच बॉन्ड जिसमें दोनों तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की सेम हो उसे हम नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं और नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल बोलते हैं, और ऐसे केसेस में ही वी गेट फ्री रेडिकल्स। हाउएवर, व्हाट इज हेटेरोलिटिक क्लीवेज? स्टूडेंट्स, इन हेटेरोलिटिक क्लीवेज बोथ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड आर टेकन अवे बाय वन एटम ओनली। और वो कौन सा एटम लेके जाता है? पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर एक ही तरफ चला जाता है। तो वहां पे हमारे पास एक ही कंडीशन है, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो जिस भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, सपोज बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं सेंटर में जो पड़े थे वो दोनों किस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? दैट इज टुवर्ड्स बी। और हमारे पास 2 चीजें बनेंगी बॉन्ड टूटने के बाद। बी ले गया इलेक्ट्रॉन पेयर, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक कैटाइन बना, एक एनाइन बना, यानी कि हमारे पास आइंस बन गए, ये कैटाइन और ये एनाइन बन गया। सेम केस अगर हम कंडीशन क्या लगा दें इसमें, ए बी ही रखे हैं। इफ ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी, तो ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज और बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अगेन एक कैटाइन बना और एक एनाइन बनता है, जिसपे नेगेटिव चार्ज वो एनाइन, जिसपे पॉजिटिव चार्ज वो कैटाइन। और ऐसा किस केस में होता है? ऐसा सिर्फ तभी होता है जब ये बॉन्ड पोलर हो। और पोलर का मतलब ही क्या है कि दोनों एटम्स के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो। तो ये 2 रास्ते थे स्टूडेंट्स बॉन्ड क्लीवेज शो करने के, कि किस तरह से हम फिशन या क्लीवेज करवा सकते हैं पुराने बॉन्ड्स की। और ये आपके इंटरमीडिएट बनाने तक का एक हमने मैकेनिज्म शो किया कि कैसे रास्ते में इंटरमीडिएट बन सकते हैं। आपने इतना ही अभी करना है। आफ्टर दैट यू हैव टू टेक प्रॉब्लम्स फ्रॉम दिस टॉपिक ओनली, क्योंकि ये डिफिकल्ट टॉपिक है। मैं एक साथ सारा नहीं आपको बताऊंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, आपको ये ना लगे कि ये बहुत मुश्किल है। दिस इज सो मच इजी। तो डू इट इन अ प्रॉपर वे, टेक योर प्रॉब्लम्स। थैंक यू, हैव अ गुड डे।